वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। आज एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे हम लोग डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट पेपर 1। पेपर 1 का हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर। तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले जो पहला काम होता है वो होता है कि सिलेबस का डिस्कशन करना। तो हम लोग आज सिलेबस के बारे में जानेंगे। दूसरा, स्ट्रेटजी, कम समय में कैसे हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। सिलेबस और स्ट्रेटजी, आज दो चीज़ों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग सिलेबस क्या है। तो पूरा जो हमारा पेपर 1 है वो पेपर 1 में कुल प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे 50। पेपर 1 में कुल प्रश्न पूछे जाएंगे 50 और उसमें यूनिट है 10 यूनिट है पूरे सिलेबस में और 10 यूनिट से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे 50। प्रत्येक यूनिट से आपको पूछे जाएंगे प्रश्न 5। 10 यूनिट में प्रत्येक यूनिट से आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल हो गए प्रश्न 50। एक प्रश्न पे आपको 2 नंबर मिलेंगे, यानी फुल मार्क्स जो है पेपर 1 में वो है 100। आपको समय दिया जाएगा 1 आवर यानी 60 मिनट आपको समय दिए जाएंगे और आपको प्रश्न जो मिलेंगे वो 50 रहेंगे। 50 प्रश्न को आपको 60 मिनट में करना है और यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं रहेगा। तो ये रही एग्जाम पैटर्न और प्रश्न कितने तरीके से रहेंगे। तो 10 यूनिट्स और सभी यूनिट्स आपके लिए बराबर महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी यूनिट से समान रूप से 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे वो 10 यूनिट्स कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पे सिलेबस में आपका लिख दिया है ईच सेक्शन गेट्स इक्वल वेटेज। सभी सेक्शन का बराबर वेटेज है। आप कोई सेक्शन को कम या ज़्यादा नहीं समझना है, सभी इक्वल है। 5 क्वेश्चन एंड 10 मार्क्स मीन्स 5 क्वेश्चन रहेंगे तो 5 गुना 2 यानी 10 नंबर प्रत्येक यूनिट से आपको मिलेंगे। तो टोटल हो गए 10 यूनिट। तो 10 गुना 10 यानी 100, आपको 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वो 10 यूनिट कौन कौन से हैं और इसके अंदर सब टॉपिक क्या क्या है इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहला सेक्शन है टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या रहेंगे, तो टीचिंग का नेचर, ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टर और बेसिक रिक्वायरमेंट। टीचिंग का क्या प्रकृति होता है, इसके क्या उद्देश्य होते हैं, इसके क्या गुण होते हैं और क्या इसके लिए आवश्यकताएं होती है। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, लर्नर के क्या क्या गुण होते हैं, जो सीखने वाले हैं तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, और कौन कौन से कारक होते हैं जो टीचिंग को इफेक्ट करते हैं, टीचिंग पर प्रभाव डालते हैं। है मेथड्स ऑफ टीचिंग, और टीचिंग के क्या तरीके होते हैं, टीचिंग के क्या एड्स होते हैं, टीचिंग के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स चाहिए। इवोल्यूशन यानी इसका हम जांच मूल्यांकन की जो क्या पद्धति है टीचिंग का, इसके बारे में है। यहाँ से आपको टोटल 5 प्रश्न रहेंगे। इसी प्रकार रिसर्च एप्टीट्यूड, जैसे पहला टीचिंग एप्टीट्यूड था, अब रिसर्च एप्टीट्यूड। यहाँ पे आपको रिसर्च, इसका मीनिंग क्या है, कैरेक्टर क्या है और टाइप, रिसर्च कितने टाइप का होता है, रिसर्च का क्या मीनिंग होता है और रिसर्च के क्या कैरेक्टर्स होते हैं। स्टेप्स ऑफ रिसर्च अचानक से नहीं होता है, रिसर्च स्टेप बाय स्टेप होता है। तो कौन कौन से इसके स्टेप्स होते हैं। मेथड्स ऑफ रिसर्च कितने तरीके से किए जाते हैं। रिसर्च इथिक्स, रिसर्च के क्या इथिक्स है। पेपर, आर्टिकल, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको पढ़ना है यहाँ पे। थेसिस राइटिंग, जो आप पीएचडी करते हैं तो थेसिस लिखते हैं तो उसके क्या कैरेक्टर होते हैं और इसके क्या फॉर्मेट होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर पढ़ना है आपको। और यहाँ से भी प्रश्न कितने रहेंगे, 5, और कुल 5 प्रश्न रहेंगे यानी 10 नंबर के। इसी प्रकार जो हमारा यूनिट 3 है इसको देख लेते हैं। यूनिट 3 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको एक आर्टिकल दिया रहेगा, अनुच्छेद दिया रहेगा और उससे रिलेटेड आपसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे।
और उस 5 प्रश्नों का आंसर आपको करना है। तो ये हो गया। जो 4 है, 4 में कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन की क्या मीनिंग होते हैं, इसके क्या नेचर होते हैं, क्या कैरेक्टर होते हैं, कम्युनिकेशन कितने तरीके से होते हैं, और इसके आगे क्या क्या बैरियर्स है, क्या बाधाएं हैं, और इफेक्टिव क्लासरूम हम लोग कैसे बनाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ आपको पढ़ना है। कम्युनिकेशन यूनिट 4 में यहाँ से भी 5 प्रश्न रहेंगे। इसी प्रकार रीजनिंग है। रीजनिंग में आपको मैथमेटिकल रीजनिंग यहाँ से पूछा जाएगा। मैथमेटिकल रीजनिंग में आपका नंबर रहेगा, नंबर सीरीज। फिर अन्य रीजनिंग में आपका लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, रिलेशनशिप, क्लासिफिकेशन, रीजनिंग, इतने टाइप से यहाँ पे बनेंगे आपसे प्रश्न। और यहाँ भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे इन सारे सेक्शन से, रीजनिंग के सेक्शन से। और फिर लॉजिकल रीजनिंग भी रहेगा, या कथन, कारक, वेन डायग्राम, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। वेन डायग्राम रहेगा आपका, कथन कारक वाले प्रश्न रहेंगे, आर्गुमेंट, इन सब चीज़ों से संबंधित जो भी रीजनिंग होता है तर्क वाले, तो वो आपसे यहाँ पे 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। 5 प्रश्न रहेंगे 10 नंबर के। इसी प्रकार अगर हम 7 का बात करें तो 7 में DI है, डाटा इंटरप्रेशन। यहाँ आपको एक डाटा दिया रहेगा और उस डाटा से आधारित आपसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, 5 प्रश्न, चाहे वो वेन डायग्राम हो या कभी आपसे पाई चार्ट में रहेगा, पाई चार्ट वाले डाटा रहेगा, इस डाटा से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको DI से प्रश्न रहेंगे और प्रश्नों की संख्या यहाँ पर भी 5 रहने वाली है 10 नंबर के लिए। इसी प्रकार जो हमारा यूनिट 8 है, यूनिट 8 ICT है। ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ आपसे ICT का क्या मीनिंग होता है और यहाँ पे बेसिक ऑफ इंटरनेट, ईमेल, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी की आपसे अपेक्षा की जाती है। और ICT के क्या एडवांटेज होते हैं, क्या डिसएडवांटेज होते हैं, और इसका किस तरह से यूज कर सकते हैं हम लोग टीचिंग में, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। इसी प्रकार जो हमारा यूनिट 9 है वो हमारा पीपल एंड इन्वायरमेंट है, पर्यावरण से संबंधित है। तो सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंट, पीपल एंड इन्वायरमेंट, सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन, इन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है यूनिट 9 में। इसी प्रकार जो यूनिट 10 है वो हायर एजुकेशन सिस्टम से संबंधित है, जहाँ पे उसका गवर्नेंस कैसे चलता है, इसकी पॉलिटी क्या है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, वो यूनिट 10 में मिलेगा। अब सिलेबस के नीचे हम देख रहे हैं कुछ सैंपल ऑफ क्वेश्चंस दिए गए हैं कि यूनिट 1 जो है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, उससे किस प्रकार के 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों का प्रारूप दिया गया है। तो हम लोग अभी इसको डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये अगर एक यूनिट के 5 प्रश्न दिए गए, आप देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में 5 प्रश्न आपको दिए गए, 1 2 3 4 एंड 5। फिर इसी प्रकार रिसर्च एप्टीट्यूड में 5 प्रश्न दिए गए हैं। इन सब का डिस्कशन करेंगे तो 50 क्वेश्चन का डिस्कशन हमें करना होगा और काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, और हमें बस सिलेबस का पैटर्न अभी समझना है। फिर देखिए रीडिंग कंप्रीहेंशन का एग्जांपल देके आपको बताया, इसमें देखिए 5 प्रश्न कैसे प्रकार के रहेंगे। इसी प्रकार कम्युनिकेशन के 5 प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार आप रीजनिंग के 5 प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आपसे लॉजिकल रीजनिंग, जैसा कि वेन डायग्राम बनाया गया है, यहाँ इस तरह से आपसे 5 प्रश्न पूछ लिया जाएगा, 1 2 3 4 एंड 5। आपसे फिर डाटा, एक डाटा इंटरप्रेशन DI से, देखिए यहाँ आपको टेबल दिया गया है, इस टेबल के आधार पर आपको आंसर करने हैं, और यहाँ भी 5 प्रश्न आपसे पूछ लिए जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। इसी प्रकार 8 में ICT है, ICT से देखिए 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसी प्रकार करेगा। 9 में पीपल एंड इन्वायरमेंट है, वहाँ से भी 5 प्रश्नों का एग्जाम्पल दिया गया है। यानी आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे वो एग्जाम्पल यहाँ पे देके बताने का प्रयास किया गया है। और इन सब चीज़ों का अभी हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग यूनिट वाइज पढ़ते जाएंगे तो हर यूनिट के जो प्रश्न है उसका डिस्कशन तो वहाँ पे होगा ही। तो हम लोग अभी इन सब चीज़ों के बारे में समझ के आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए वही सिलेबस जो अभी हम लोगों ने इंग्लिश में डिस्कशन किया उसे हिंदी में दिया गया है। पेपर 1 का ये सिलेबस है हिंदी में, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी वही सब चीज़ें लिखी गई है, बस हिंदी ट्रांसलेट है कि 10 अंक प्रत्येक भाग के लिए 10 अंक निर्धारित है, 5 प्रश्न रहेंगे और एक प्रश्न में आपको 2 अंक मिलेंगे, तो 10 अंक हो जाते हैं। या हर भाग से 5 प्रश्न हैं और हर प्रश्न पर 2 अंक हैं। इसी प्रकार इसका एक एक यूनिट का फिर आपका बताया गया है, इसमें कौन कौन से सब यूनिट्स हैं, जैसे टीचिंग
हम लोग पढ़े थे टीचिंग एप्टीट्यूड, अभी डिस्कस किए। इसी तरह यहाँ पे शिक्षण अभिक्षमता उसे कहा जाता है हिंदी में। तो शिक्षण की क्या प्रकृति होती है, इसके क्या उद्देश्य है, शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं और आधारभूत आवश्यकताएं क्या होती है शिक्षण के लिए। इसी प्रकार अध्येता की विशेषताएं यानी लर्नर्स की क्या क्या विशेषताएं होती है। इसी प्रकार शिक्षण को प्रभावित करने वाले क्या कारक होते हैं, शिक्षण की कितनी विधियां होती है और शिक्षण के लिए क्या क्या सहायक सामग्रियां चाहिए, मूल्यांकन प्रणाली कैसी होती है शिक्षण में। इसका दूसरा यूनिट में अनुसंधान अभिक्षमता यानी रिसर्च एप्टीट्यूड, जो हम लोगों ने अभी देखे थे इंग्लिश में। पहला है रिसर्च यानी अनुसंधान का अर्थ, विशेषता और प्रकार। फिर अनुसंधान के सोपान क्या होते हैं, अनुसंधान के क्या स्टेप्स होते हैं, अनुसंधान की कितनी विधियां हैं, अनुसंधान में नैतिकता, पेपर लेख, कार्यशाला, संगोष्ठी, सम्मेलन, परिसंवाद। इसी प्रकार शोध प्रबंध लेखन यानी थीसिस राइटिंग, उसके क्या ड्राफ्ट किस प्रकार होता है, क्या प्रारूप बनता है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। अध्ययन बोध यानी पैसेज, आपको पैसेज जो पूछा जाएगा, अनुच्छेद पूछा जाएगा, गद्यांश दिया जाएगा, उस गद्यांश से आपको पढ़ के आंसर करना है। यहाँ 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, बस उसी का अंग्रेजी अनुवाद है, कुछ नहीं। फिर संचार है, कम्युनिकेशन से संबंधित है। यहाँ आपका प्रकृति, विशेषता, प्रकार, इन सब चीज़ों के बारे में देखना है और यहाँ से 5 प्रश्न रहेंगे। इसी प्रकार तर्क, रीजनिंग, जो कि मैथमेटिकल रीजनिंग रहेंगे। इसमें कौन कौन से रहेंगे, तो अंक रहेंगे, अंक श्रेणी, अक्षर श्रेणी, कूट लेखन, संबंध और वर्गीकरण। इतने सारे क्षेत्र से रीजनिंग पूछे जाएंगे। फिर लॉजिकल रीजनिंग रहेगा आपका, लॉजिकल रीजनिंग से 5 प्रश्न रहेंगे। जब वेन डायग्राम रहेगा आपका, कथन और कारक रहेंगे इस सेक्शन से। अगला है सूचनाओं का विवेचन, सूचनाओं का विवेचन आपका, सूचनाओं का विवेचन है 7 में। फिर 8 में आईसीटी है, आईसीटी में आपको आईसीटी का क्या अर्थ होता है, क्या लाभ है, क्या हानि है, इसका क्या उपयोग है, कुछ शब्दावली रहेगा जिसका आपको फुल फॉर्म याद करना पड़ेगा। इंटरनेट क्या होता है, ईमेल क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज की अपेक्षा की जाती है आपसे। इसी प्रकार 9 में है जन एवं पर्यावरण, जन एवं पर्यावरण से संबंधित है कि प्रदूषण क्या है, प्रदूषण के क्या कारक हैं, इसके क्या प्रभाव हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ऊर्जा का क्या क्या उपयोग है, ऊर्जा के क्या क्या स्रोत हैं और ऊर्जा संकट, इन सब चीज़ों के बारे में आपको देखना है यहाँ पे। इसी प्रकार जो यूनिट 10 है वो हायर एजुकेशन से संबंधित है, उच्च शिक्षा प्रणाली से संबंधित है। यहाँ पे किस प्रकार से गवर्नेंस चलता है, कैसे शासन चलता है, यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसे चलती है और यहाँ का प्रशासन कैसे चलता है, इन सब चीज़ों के बारे में यूनिट 10 में बताया गया है। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग 60 दिनों में पूरे जो पेपर 1 है इसे कंप्लीट कर सकते हैं और एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक रणनीति के तहत काम करना होगा। इसके लिए क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस पे फिर से आते हैं। सिलेबस का जो 10 यूनिट है, ये जो 10 यूनिट है इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। हम लोग पहले ही बताएं, एक यूनिट से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न रहेंगे, 5 क्वेश्चन एक यूनिट से रहेंगे। और हम लोग जो नेट का रिजल्ट हम लोग देखें अगर प्रीवियस कुछ ईयर का, तो हम लोग पाते हैं कि नेट के रिजल्ट में कि अगर आप 60% लाते हैं, 60%, 55 to 60 लाते हैं, 60%, तो आपको नेट मिल जाता है। अगर आप कुछ आगे बढ़ते हैं, 60 प्लस लाते हैं, तो आपको जेआरएफ मिल जाता है। और ये अपर है, अगर आप 55 लाकर भी नेट प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 55 प्लस में भी आपको नेट मिल जाता है, लेकिन अगर 60 लाते हैं तो आपको फिक्स है कि मिलना ही मिलना है। तो हम लोग टारगेट करेंगे 60% कैसे आए। तो 60% लाने के लिए आपको पेपर 1 में भी 60% लाना होगा और पेपर 2 में भी 60%, तब ना 60% होगा। हम लोग साधारण से ऐसे सोच के चल रहे हैं, लेकिन ये साधारण से बातें हैं, लेकिन ऐसा करना हमें नहीं है। पेपर 1 में 60% आपके लिए ठीक है, लेकिन पेपर 2 में आपको ज़्यादा स्कोर करने का प्रयास करना होगा, क्योंकि ये आपका अपना सब्जेक्ट है। तो पेपर 2 के लिए विशेष रणनीति बनेगी, जो कि मॉर्निंग क्लासेस में पेपर 2 की तैयारी हो रही है, वहाँ 60 नहीं
आपको यहाँ 70% स्कोर करने का प्रयास करना है पेपर 2 में। पेपर 2 में आप 70% करेंगे तो पेपर 1 में 60 भी करेंगे तो भी आपका रिजल्ट पक्का होगा। 60 के जगह यहाँ कुछ कम भी हो जाएगा पेपर 1 में तो भी आपका रिजल्ट पक्का होगा। इसीलिए पेपर 2 को स्ट्रॉन्ग करना है, वहाँ 70+ स्कोर लाने का आपको प्रयास करना है पेपर 2 में। तो पेपर 1 में सर 60% कैसे आएगा, ये बड़ा सवाल है। सच बात है, पेपर 1 में 60% आएगा कैसे? इसके लिए हमें स्ट्रेटजी बनाना होगा। जब हम लोग ये 10 यूनिट्स को देखते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो रीडिंग कम्प्रीहेंशन है, आगे बढ़ते हैं कम्युनिकेशन है, फिर रीजनिंग है, फिर लॉजिकल रीजनिंग है, DI है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, पीपल एंड एनवायरनमेंट है और हायर एजुकेशन है। इन 10 यूनिट्स को जब आप देखेंगे तो चाहे वो किसी भी सेक्शन से बिलोंग करता हो वो स्टूडेंट, अगर वो PG किया है तो इसमें से उसका 5 से 6 सेक्शन जो होता है उसको पहले से पता रहता है। जैसे जो कि हिस्ट्री वाले स्टूडेंट है उसका कम से कम GS सेक्शन अच्छा रहता है, जिसके कारण उसका जो पीपल एंड एनवायरनमेंट ये अच्छा रह सकता है। ICT अच्छा रहता है लगभग सभी का, 2 हो गया। तीसरा है हमारा DI, आपको डाटा दिया उससे आंसर करना, वो भी कर ही लेंगे। ये है रीजनिंग हम लोग आजकल हर एग्जाम की तैयारी में करते हैं तो 4 हो गया। 5वां हो गया आपका कम्प्रीहेंशन, रीडिंग कम्प्रीहेंशन आप करके आंसर दे सकते हैं, आप में समझ है। तो ये हम देख रहे हैं कि 5 से 6 यूनिट हर स्टूडेंट्स का अच्छा रहता है। तो सबसे पहला स्ट्रेटजी जो है, सबसे पहला कि सिलेबस के अनुसार आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उस यूनिट को, स्ट्रॉन्ग एरिया के यूनिट को आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहला आपका जो एरिया है, आप जिस एरिया में सबसे ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं, स्ट्रॉन्ग, तो आप उस सेक्शन का तैयारी अच्छे से करें। सबसे पहला रणनीति यही होगी। यानी अगर आपका पीपल एंड एनवायरनमेंट अच्छा है, ICT अच्छा है, DI अच्छा है, तो आप इसका करें। कुछ बच्चे का हो सकता है रिसर्च एप्टीट्यूड अच्छा हो, किस बच्चे का हो सकता है टीचिंग एप्टीट्यूड अच्छा हो, तो उस एरिया को करेगा। आपको पूरे सिलेबस पे ध्यान नहीं देना है, आपका प्रयास करना हमको कितना 60% मार्क्स लाने के लिए। 60% मार्क्स लाने के लिए यानी आपको 60 नंबर लाने हैं, 60 नंबर लाने हैं, 60। तो आपको 30 प्रश्न सही करने होंगे तभी आपके 60 नंबर आएंगे। तो 30 प्रश्न सही करने के लिए आपको कितना यूनिट चाहिए? 1 यूनिट से 5 पूछे जाते हैं, यानी अगर आप 6 यूनिट, 10 यूनिट आपको नहीं करना है, आपको सिर्फ 6 यूनिट ही करना है। अगर 10 में से अगर आप 6 यूनिट का प्रिपरेशन करते हैं और वैसा यूनिट जो कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है उस 6 यूनिट का अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो 6 × 5 यानी आपको 30 प्रश्न मिल जाते हैं और इस 30 प्रश्न को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको 60% मार्क्स मिल जाएगा। पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है, हमें स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। पहला स्ट्रेटजी हो गया, हमको स्ट्रॉन्ग एरिया पे काम करना है, पूरे सिलेबस पे काम नहीं करना है। दूसरा, हमारा जो दूसरा स्ट्रेटजी होगा, दूसरा वो है प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं उसे आपको देखना है। आप प्रीवियस 5 ईयर के प्रश्न को देखें फर्स्ट पेपर का, उसमें आप पाएंगे कुछ प्रश्न ट्रेडिशनल होते हैं, कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, कुछ प्रश्न कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, कॉन्सेप्ट वाले। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, अक्सर रिपीट होते हैं कुछ प्रश्न। आप ऐसे प्रश्नों का इनलिस्ट कर लें, वहाँ से आपको अगर आप प्रीवियस 5 ईयर कर लेते हैं आपको 1 से 2 प्रश्न मिल ही जाएंगे। आप पहले से ही 30 प्रश्न सही कर रहे हैं अपने 6 एरिया को स्ट्रॉन्ग करके और 1-2 प्रश्न मिल गए, यानी आपके स्कोर, आपके प्रश्नों के सही होने की संख्या कितनी हो गई? 32। आप 32 में पहुंच गए, यानी आप 64% अभी ला रहे हैं। हम लोग अभी 2 स्ट्रेटजी का डिस्कशन किए हैं,
सिर्फ 2 स्ट्रेटजी का। तीसरा स्ट्रेटजी हमारा ये होगा, तीसरा जो हम स्ट्रेटजी अपनाएंगे उस स्ट्रेटजी में है कि जो भी प्रश्न छूट जाएंगे, जो भी प्रश्न छूट जाएंगे, आप बिल्कुल उससे नहीं आ रहा है तो छोड़ना नहीं है। तीसरा जो स्ट्रेटजी है कि हमें छोड़ना नहीं है, उसका भी आंसर करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो हमें क्या करना है, तुक्का लगाना है। तो तुक्का लगाने का भी एक ट्रिक है, तुक्का लगाने का भी एक ट्रिक है। आप देखें, आपने अभी तक जितने प्रश्नों को सही किया है उसमें से ऑप्शन क्या आ रहा है अधिकतर का। अधिकतर का ऑप्शन ए आ रहा है, या बी आ रहा है, या सी आ रहा है, या डी आ रहा है। आप इनका ऑप्शन को देखें, और जो जो ऑप्शन ज़्यादा रहेगा, अधिकतर जो अंतिम प्रश्न है अधिकतर का आप आंसर वही करें। मान लीजिए कि आप अधिकतर प्रश्न में देख रहे हैं बी ऑप्शन सही हो रहा है, बी सबसे ज़्यादा सही हुआ है और वही राइट आंसर है बी में, तो आपके जो प्रश्न छूट जाएंगे वहाँ पे आप बी को सही कर सकते हैं। और दूसरा, जब तुक्का मारेंगे तो आप सबसे पहले छटनी करना प्रारंभ किए। अगर ए बी सी डी है तो आप उसमें से देखिए कौन बिल्कुल नहीं हो सकता, पहले उसे आउट कीजिए, उसे ख़त्म कीजिए। जब 3 बच जाते हैं, अब इन तीनों में देखिए कि कौन सा नहीं हो, मान लीजिए ए नहीं होगा, ए को आउट कीजिए। अब बचा 2, ये दोनों में कौन हो सकता है और किसका ज़्यादा चांस है, तब उसको सही कीजिए। इस तरह आपका सही होने का संभावना बढ़ जाएगा। तो अगर आप उधर आप 32 तक पहुंच चुके थे, यहाँ से भी आप उम्मीद कीजिए 2 प्रश्न और आपके सही हो सकते हैं। 2, 3 जिस प्रकार से हुआ तो आपके स्कोर कितने हो जाते हैं, 32 + 3 यानी 35 तक आप यहाँ पहुँच जाएंगे। 30 तक पहुँच गए और यहाँ मतलब 70% तक पहुँच गए हैं। अभी हम लोग 35 प्रश्न सही कर चुके हैं 3 स्ट्रेटजी के साथ। तो अगर आप 35 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपका 70% मार्क्स हो जा रहा है। फर्स्ट पेपर में 70% मार्क्स आपका निकल रहा है। अगर आपका कुछ प्रश्न गलत भी हो जाए, अगर ये आके रुक जाए 30 में, तो भी आपका 60% तो बन ही रहा है। यानी पेपर 1 में आप कम समय में एक अच्छा स्कोर कर लिए। अगर आप पेपर 2 में 65 to 70% के बीच ले आते हैं तो फिर आपका JRF पक्का है, क्योंकि आपका स्कोर 60+ हो गया, और 60+ जैसे ही आप जाते हैं तो आपको मिल जाएगी JRF और आप फेलोशिप के हकदार बन जाएंगे। तो बस इसी रणनीति के तहत काम करना है। और इसके बाद और कुछ रणनीति है जो एग्जाम हॉल में आपको करनी है, वो है रणनीति, नेक्स्ट रणनीति ये हम कह सकते हैं, आपको एग्जाम हॉल में सबसे पहले जो सबसे छोटे प्रश्न है, शॉर्ट प्रश्न जिसका कि डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं, वैसे प्रश्न का आंसर पहले देंगे फर्स्ट में। और जो लॉन्ग प्रश्न है, लॉन्ग, इसका आंसर आपको सबसे लास्ट में देना है। लॉन्ग का आंसर सबसे लास्ट में देना है, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो पैसेज हो, इन सब चीज़ों को बाद में करना। जो डायरेक्ट आप सॉल्व कर पा रहे हैं, कि आपका पहला टारगेट हो कि हम फर्स्ट जो हमारा 60 मिनट का समय होता है, इसमें हम फर्स्ट 30 मिनट में एक बार 1 से लेकर 50 तक के सारे प्रश्न को देख लें और जितना आपसे मैक्सिमम हो सकता है आप आंसर कर लें। लॉन्ग में जैसे कि DI हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, न्यूमेरिकल रीजनिंग हो गया, इस सब चीज़ों को बाद में करने का है। पहले अगर आप इसमें फंस गए और आप आधा बना के बाद लग रहा है आपका आंसर अब आ जाएगा, तब आ जाएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, लास्ट में आपके पास प्रेशर बन जाएगा। तो आप इस स्ट्रेटजी को अपनाकर बिल्कुल पेपर 1 में 60% ला सकते हैं, और वो कम समय में, मात्र 2 महीने में 60 डेज की तैयारी में आप 60 नंबर ला सकते हैं। तो आपको ये करना है कि आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है पहले उसे डिसाइड करना। आपको 10 यूनिट नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है ओनली 6 यूनिट, ओनली 6 यूनिट। हमने भी जो सफलता पाई है, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। मैंने सारे यूनिट को नहीं पढ़ा था, मैंने 6 से मैक्सिमम 5 से 6 यूनिट को पढ़ा, और वो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया रहा, और वहीं से मैंने स्कोर किया और 60+ मैंने प्राप्त किया नंबर। और बाद बाकी का जो स्ट्रेटजी था वो भी आपको करना है एग्जाम हॉल में। तो ये रही संपूर्ण स्ट्रेटजी
जिसके माध्यम से आप पेपर 1 में शानदार स्कोर कर सकते हैं। तो आज पहला क्लास था और सिलेबस और स्ट्रेटजी के बारे में बात की गई। अगले क्लास में हम लोग बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम फाइटर नंबर 1 एंड कनेक्टिंग विथ मी। धन्यवाद।